वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम क्लास सेकेंड ईयर में चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें आज के लेक्चर में चुंबकीय फ्लक्स, मात्रक एवं विमा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और लेंज का नियम, ये आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी जब किसी भी क्लोज सरफेस को जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया हो, तो उस सरफेस से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं होकर के गुजरेंगी, उन संख्याओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है और ये चुंबकीय फ्लक्स phi b इक्वल्स टू b डॉट a, दैट इज बी ए cos थीटा, जहां पे थीटा एरिया वेक्टर, जैसे ये सरफेस है तो इस सरफेस के लंबवत एरिया वेक्टर होगा, और इस एरिया वेक्टर के साथ जो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण बनता है, ये होता है थीटा। तो थीटा जो है चुंबकीय क्षेत्र और पृष्ठ के लंबवत खींचे गए लंब के बीच बना कोण है। तो इस तरह से थीटा पर डिपेंड करता है कि जो फ्लक्स है वह कितना होगा, कब अधिक होगा और कब जो है कम होगा। तो अगर थीटा की वैल्यू जीरो है से क्या तात्पर्य है कि यह जो नॉर्मल है यह इसके पैरेलल हो जाए, अर्थात जो भी सरफेस है उस सरफेस को हम इस चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल रखेंगे। जैसे ये कोई सरफेस है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इसका नॉर्मल किस दिशा में होगा? इसका नॉर्मल इस दिशा में होगा। इस सरफेस का जो नॉर्मल है, इस सरफेस का नॉर्मल है वह इस दिशा में होगा। तो ये हो गया थीटा, मतलब b और a दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो थीटा की वैल्यू हो गई 0। तो जब थीटा 0 होगा तो उस केस में cos 0 की वैल्यू 1, तो phi b इक्वल्स टू b इंटू a मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है कि जब इस तरह से सरफेस को रखा गया है इसके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो सभी चुंबकीय बल रेखाएं इस सरफेस से होकर के गुजरेंगी, और जब इस सरफेस से होकर के गुजरेंगी तो अधिकतम संख्या होगी। अब इसे अगर रोटेट करते हैं, तो जब इसे रोटेट करते हैं तो एक कंडीशन ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स हो गया कि इसका नॉर्मल, तो नॉर्मल कैसे होगा? नॉर्मल इस सरफेस के इस तरह से होगा ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और नॉर्मल ये अप साइड है, तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस तरह से हो गया phi v इक्वल्स टू बी ए cos 0, दैट इज ये हो गया 0। तो 0 आ गया, अर्थात इससे कोई भी चुंबकीय फ्लक्स नहीं होगा, अर्थात कोई चुंबकीय बल रेखाएं इससे पास नहीं होंगी। अब इन बल रेखाओं को धनात्मक और ऋणात्मक भी लिया जाता है। तो जब यह नॉर्मल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या दिशा की तरफ होता है तो चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक होता है, और यदि यह b के विपरीत दिशा में होता है तो चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे कह लें कि यह जो है 120 डिग्री है, तो cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2। तो ये माइनस में होगा, इसका मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स ऋणात्मक हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, किंतु एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 यानी प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति एम्पियर होता है, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो है मैक्सवेल होता है। तो वेबर और मैक्सवेल में एक संबंध होता है, 1 वेबर इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल। तो वेबर जो है
बिगर यूनिट हो गई और मैक्सवेल जो है स्मॉलर यूनिट हो गई। चुंबकीय फ्लक्स की बीमा, तो ये जो एमकेएस पद्धति में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर होता है, इससे हम जो है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो बीमा इसकी हो जाएगी M1 L2 T-2 A-1। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो जब किसी बंद वैद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं और परिपथ में उत्पन्न होने वाले वैद्युत धारा को प्रेरित धारा तथा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो परिपथ में विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा तभी तक रहते हैं जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन बंद होता है वैसे ही यह विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का मान शून्य हो जाता है। अब यह इस पर आधारित है फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट पर। तो फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट क्या हैं? ये 3 एक्सपेरिमेंट हैं और इसे फैराडे ने 1831 में दिया था और उसी के बाद इन्होंने जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है जिसको कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहला है रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टिंग कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन द कंडक्टिंग कॉइल। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह एक कॉइल है और इसमें एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर लगा हुआ है और ये है मैग्नेट। मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ की तरफ आती हैं, बाहर की तरफ, और अंदर चुंबक में यह साउथ से इंटर करती हैं और नॉर्थ की तरफ निकलती हैं। तो जब इस चुंबक को तेजी से इस कॉइल के पास ले आते हैं तो अब ये देखें, इससे जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यह चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजरती हैं। तो जब चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजरती हैं तो फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है। चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई इक्वल टू बी इंटू ए। तो इसके फलस्वरूप हुआ क्या कि इसके फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और जब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इसमें प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई और उसकी वजह से क्षणिक धारा का प्रवाह होता है जो कि गैल्वानोमीटर डिटेक्ट करता है कि हाँ इसमें चुंबक और कॉइल के रिलेटिव मोशन की वजह से, आपेक्षिक गति की वजह से इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। इसी तरह से दूसरा है रिलेटिव मोशन बिटवीन ए करंट कैरिंग कॉइल एंड ए कंडक्टिंग कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन द कंडक्टिंग कॉइल। अब यहाँ पर आप देखें कि यह एक जो है कॉइल है और इसमें जो है ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड की जा रही है। तो इसका मतलब है कि यह एक मैग्नेट की तरह से काम करेगा। मैग्नेट की तरह से जब काम करेगा तो ये इसका जो है नॉर्थ पोल की तरह और ये साउथ पोल की तरह जब इसे इसके पास ले जाते हैं, इसमें जो कॉइल है इसको हमने यहाँ पर P लिखा है, P स्टैंड्स फॉर प्राइमरी कॉइल और ये दूसरा S स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी कॉइल। तो जब प्राइमरी कॉइल में करंट जो है फ्लो होती है तो यह परिनलिका की तरह से काम करने लगता है और चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इस तरह से इसका ये नॉर्थ पोल बना और इसका ये साउथ पोल बना। जब इसको इसके पास ले जाते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और जब इससे खींच करके दूर ले जाते हैं तब भी इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। लेकिन इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है, मतलब कि इसमें जो प्रेरित धारा की दिशा होती है वह इस प्रकार से होती है कि इस चुंबक के कारण जो धारा उत्पन्न हुई है यह इसका विरोध करती है। अर्थात इसमें अगर
इसके कॉइल में लास्ट में अगर आप देखें, अगर यह क्लॉकवाइज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें क्लॉकवाइज होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन बिटवीन ए करंट कैरिंग कॉइल एंड कंडक्टिंग कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन द कंडक्टिंग कॉइल। और थर्ड एक्सपेरिमेंट है कि चेंजिंग करंट इन ए करंट कैरिंग कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन ए नियर बाई कॉइल विदाउट रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल्स। तो पहले दूसरे कॉन्सेप्ट में, एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया कि कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट देन induced EMF and induced current will be developed, but in changing current in a current carrying coil, मतलब कि जब एक कॉइल में करंट जो है प्रोवाइड कराई जा रही है और उसके बगल में कोई सेकेंडरी कॉइल रखी गई है, तो बिना प्राथमिक कॉइल को उससे दूर हटाए या उसके पास ले जाए बिना ही, जैसे ही इसमें करंट ऑन, मतलब कि स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करंट जो है पास होती है। जब करंट इसमें पास होती है देन बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, और जब बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट होगा तो इसके पास जो है चुंबकीय बल रेखाएं इससे निकलेंगी। जब चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी तो वह चुंबकीय बल रेखाएं जो है सेकेंडरी जो कॉइल C2 है इसके सेकेंडरी कॉइल से भी होकर के गुजरती हैं। तो जब होकर के गुजरती हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इस कॉइल के सिरों पर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ, जिसके फलस्वरूप इसमें इंड्यूस्ड करंट भी हुई और इसकी दिशा इसके विपरीत होती है। ठीक उसी तरह से जब इसकी धारा को कम करते हैं, अर्थात इसको सडनली हम बंद करें, तो जब सडनली बंद कर देते हैं तो इसकी धारा शून्य होगी। जब धारा शून्य होगी उस स्थिति में इसमें यह इसका अपोज करता है, अर्थात जब हम इसमें बढ़ाते हैं करंट की मात्रा को तो यह डिक्रीज करने की टेंडेंसी रखता है, और जब इसको घटाते हैं, इसके अंदर जो बहने वाली धारा है, धारा के मान को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो इसकी टेंडेंसी ऐसे होती है कि यह उसके मान को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। तो हमेशा जो है यह इसके विपरीत होता है। इसी पर लेंज का नियम है। तो लेंज का नियम क्या है? लेंज का पूरा नाम है हेनरिक फ्रेडरिक लेंज। इन्होंने 1834 में यह ला दिया था। किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा होती है वह हमेशा उसी का अपोज करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। जैसे फिगर के माध्यम से आप देखें कि N और S ये चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। यह एक लूप है, करंट कैरिंग या ये सिर्फ तार का एक लूप है। अब इसमें जो है जैसे ही इस मैग्नेट को इस लूप के पास ले आते हैं तो इस लूप के अंदर टेंडेंसी ऐसे होती है कि जब N पोल को ले आते हैं तो यह N का अपोज करता है। इसका मतलब है कि यह N बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। और जब इससे दूर ले जाते हैं N पोल को तो इसके अपोजिट इसमें साउथ पोल। तो ये जो आप लूप में नॉर्थ और साउथ का सिंबल देख रहे हैं तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जिसको कि क्लॉक रूल भी कहते हैं, तो इस क्लॉक रूल में इसको ऐसे सेट किया जाता है कि यह N और S, आप देखें यहाँ पर N बना हुआ है, N बना है, इसका मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, N एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब हो गया कि यह नॉर्थ पोल है। यहाँ पर देखिए यह जो है S, तो S बनेगा, इसका मतलब हो गया कि यह क्लॉकवाइज है। तो यानी ये साउथ पोल हुआ और इस हिसाब से यहाँ पर ये नॉर्थ पोल हुआ।